हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे द टॉपिक दैट इज़ एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी। तो हम रिसर्च मेथड्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, राइट। तो एथनोग्राफी क्या है, एक वाइडर टर्म है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एक टाइप का फील्ड स्टडी है। फील्ड स्टडी आपने सुना ही होगा, फील्ड में जाके हम स्टडी करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे विजिट करके। तो ये इसी का एक मेथड है और ये दोनों आते हैं एथनोग्राफी के अंडर है, ठीक है। तो ये एथनोग्राफी क्या है, इट्स अ वाइडर टर्म that covers participant observation and field study. तो इट्स अ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर विद देयर बिलीव्स, कस्टम्स, हैबिट्स। यानी कि एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देना है आपको, पूरा बताना है, डिटेल अकाउंट देना है कि पीपल कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, यही सब। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय फील्ड स्टडी, राइट। तो जूडी पायनेयर की कंसेप्ट्स इन सोशल रिसर्च कहती है कि एथनोग्राफी इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ हाईली डिटेल्ड अकाउंट्स। तो ये क्या है, हाईली डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ हाउ पीपल लिव इन सोशल सेटिंग्स, लीव देयर लाइफ्स बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्जेशन। तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्जेशन करके आपको पता लगाना है कि हाउ पीपल एक्चुअली लिव, ठीक है। उन पीपल का पूरे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में आपको जानकारी देनी, जहाँ पे भी आप रिसर्च करते हो। तो मेलिनोव्स्की वॉज द पायोनियर ऑफ दिस अप्रोच। इट यूजेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडी एज टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, फील्ड स्टडी करते हैं। ये दोनों इसी के पार्ट है। सो पॉलिन वी यंग कहते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे हमने देखा एथनोग्राफी इज व्हाट ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्जेशन था। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? सो ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक व्यूइंग अलॉन्ग विद कंसिडरेशन ऑफ सीन फिनोमिना। यानी कि अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जो फिनोमिना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी आप दूसरे फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हो तो कंपैरिजन करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको व्यू करना है किसी फिनोमिना को। सो इट शुड बी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन नेचर, हैंस इट इज कॉल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सिस्टमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए उसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, बिकॉज आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव आंसर मिलता है, ना कि क्वांटिटी में, राइट। तो इसके टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है। एक हो सकता है कि मैं पर्टिकुलर सपोज विलेज में जा रही हूँ, ठीक है, फील्ड वर्क के लिए। तो या तो मैं सोच के जाऊँ कि मुझे क्या क्या ऑब्जर्व करना है, या फिर मैं सिर्फ जाके ऐसे ही नॉर्मली जो वहाँ पे हो रहा है वो ऑब्जर्व करूँ। तो ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर होता है। एक होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं खुद विलेजर बन जाऊँ, इन्वॉल्व हो जाऊँ उनके विलेज में, ठीक है, कम्प्लीटली एज अ विलेजर। तो उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कॉजी पार्टिसिपेंट यानी कि ठीक है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, थोड़ा इन्वॉल्व होना है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि आपको पार्टिसिपेंट नहीं होना, आपको बस जाना है वो विलेज में, आपको जाके सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व विद पीपल ओवर देयर। एक होता है कंट्रोल एंड नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कुछ रिसर्च का वर्क कर रही हूँ, तो मैं उनको क्लासरूम में बिठाऊँ और उन पर रिसर्च वर्क करूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो ये कंट्रोल हो जाएगा कि मैंने मतलब कंट्रोल रखा है। एक नॉन कंट्रोल हो जाएगा, जिस स्टूडेंट जैसे भी है उनके क्लासरूम में जिधर भी जैसे भी है उनको मैं जाके वैसे ही वहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, तो ये नॉन कंट्रोल है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि डायरेक्टली जब आप जाके ऑब्जर्व करते हो विदाउट एनी इंटरेक्शन विद देम, सिर्फ जाके ऑब्जर्व करते हो, दैट इज़ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि मैंने सीसीटीवी कैमरा या फिर कहीं पे भी मैंने कैमरा लगा दिया, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। लेबोरेटरी यानी कि वही लैब में नहीं, लैब अब क्लासरूम में मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जैसे हो सकता है कि मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, सपोज मैं रिसर्च कर रही कि वो कोई सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट्स जो वीक है उस सब्जेक्ट में, सिर्फ उनको ही कलेक्ट करके क्लासरूम में बिठा रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट इज़ लेबोरेटरी। नेचुरलिस्टिक यानी कि स्टूडेंट्स को पता नहीं दैट आई एम ऑब्जर्विंग देम, वो जैसे भी जिधर भी बैठे हैं हम जाके मैं ऑब्जर्व करूँगी, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। तो कितना आप पार्टिसिपेंट कर रहे हो, अगर मैं फुल पार्टिसिपेट कर रही हूँ उस विलेज में जाके, पर्टिकुलर फील्ड में जाके, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। अगर मैं थोड़े हद तक ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो वो कॉजी पार्टिसिपेंट होगा। एंड अगर मैं बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ विलेज में, जो मुझे दिख रहा है ऑब्जर्व करके लिख रही हूँ, किसी इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। और इस पर क्यों फोकस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे जो पहले के हमारे क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड को बहुत अच्छे से अप्रोच किया है, और उन्होंने बहुत सारी फील्ड वर्क किए हैं विच वर हेल्पफुल इन सोशोलॉजी। तो इसलिए मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, ही जॉइन्स द एवरीडे एक्टिविटी ऑफ अ कम्युनिटी टारगेट ग्रुप्स होम ही विशेज टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ट्राइबल कम्युनिटी की रिसर्च करनी है, तो मैं कंप्लीटली क्या करूँगी, वहाँ पे जाके रहने लगूँगी और उनका एवरीडे एक्टिविटी जो है वो जानूँगी, पहचानूँगी, करके उनके उनसे घुल मिल जाऊँगी मैं। सो गोल इज़ टू लर्न अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी, बिकॉज मुझे ये ट्राइबल लाइफ की पूरी कम्युनिटी को अच्छे से जानना है। तो रेमंड गोल्डस डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक होता है कंप्लीट पार्टिसिपेशन, यानी कि मैं जाके कंप्लीट पार्टिसिपेट करूँ।
एक होता है पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर, यानी मैं जाके सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है जो लोग हैं उनको ही मैं कहूँगी कि ऑब्जर्व करके मुझे डेटा दे दो, ठीक है। और एक हो सकता है ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, तो मैं एक ऑब्जर्वर बन के गई हूँ और मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करने लगती हूँ, दैट इज़ ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। एंड एक होता है कंप्लीट ऑब्जर्वर, यानी कि आप कोई पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप बस ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। देन तो हम लोग फोकस वही करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे हमारा फोकस है, ठीक है। बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च। इस पे जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये मेथड को यूज़ किया है, इसलिए हम इस मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेलिनोव्स्की एस्टैब्लिश दिस मेथड फॉर स्टडिंग ट्रोबेलियन आइलैंड की जो इन्होंने रिसर्च की थी उसमें ये फील्ड वर्क को इन्होंने यूज़ किया। देन विलियम वाइट ने भी ये अप्रोच को यूज़ किया बाय स्टडिंग इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर इन बॉस्टन। रेडक्लिफ ब्राउन यूज दिस अप्रोच इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Evans Pritchard used this in New in Sudan. Then Franz Boas used this approach while studying Native American tribes in USA. Then Margaret Mead ने समोआ में रिसर्च करने के लिए इन मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। देन इंडिया में वी हैव यूज दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ विलेज स्टडीज़, बिकॉज हम कहते हैं ना इंडिया की जो मेन बोलते हैं ना एसेंस जो है वो विलेज में बसती है उसकी जान, ठीक है, इंडिया की। तो विलेज स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अभी हमारा इंडिया डेवलप हुआ था, न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो विलेजेस को डेवलप करना वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था इन डेवलपिंग रूरल इंडिया, तो इसलिए विलेज स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो S.C. दुबे ने भी इंडियन विलेज पे स्टडीज़ की। श्रीनिवास ऑल्सो स्टडीड अबाउट अ पर्टिकुलर विलेज और उसके वर्क को हम कहते थे रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के एडवांटेजेस क्या है कि एक तो हमें होलिस्टिक व्यू मिल जाता है इवेंट का, बिकॉज हम खुद जाके वहाँ पे रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें होलिस्टिक जानकारी मिलती है। देन रिसर्चर्स गेट आंसर टू दोज क्वेश्चन दैट वर नॉट इवन आस्क्ड, तो एडिशनल नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं इस विलेज में खाली इनका मैरिज का जो है वो देखने के लिए गई थी कि कैसा ट्रेडिशन होता है, बट बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी जानने मिल जाती है, राइट। बिकॉज आप वहाँ पे लॉन्ग टाइम से रह रहे हो तो आपको फैमिली दूसरे स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलते हैं, तो एडिशनल नॉलेज भी मिलती है। देन करेक्शन ऑफ इनिशियल इंप्रेशन भी पॉसिबल है, बिकॉज बहुत बार हम लोग ने अभी मैंने स्टार्टिंग में जब ऑब्जर्व किया होगा तब मैंने मे बी कुछ रॉन्ग ऑब्जर्व कर लिया होगा, मिसअंडरस्टूड कर लिया होगा, बट क्योंकि मैं वहाँ पे लॉन्ग टाइम से रह रही हूँ तो मैं अपने मिस्टेक को सुधार भी सकती हूँ, राइट। तो करेक्शन की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड ट्रैक चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस विलेज में काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, तो सपोज़ पहले ये विलेज कैसा था ना, अभी कोई सपोज़ नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है वहाँ पे, तो अभी विलेज की कंडीशन क्या है, तो मैं चेंजेस का भी मुझे जानकारी मिल जाता है कि पर्टिकुलर चेंज के टाइम ये विलेज का कंडीशन कैसे चेंज होती है, राइट। देन लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस इसलिए बिकॉज इशू ऑफ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो अलग से टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी के लिए यू कैन जस्ट कीप इन योर माइंड की वैलिडिटी इज़ एक्यूरेसी, यानी कि कितनी हद तक कितना मेरी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है, कितनी राइट है, ठीक है। तो वैलिडिटी का इशू हो सकता है बिकॉज हार्ड डेटा तो है नहीं, बस किसी ने ऑब्जर्व किया और बता दिया तो हम उसको सच नहीं मान सकते, राइट। कुछ हार्ड कोर डेटा भी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जब भी कोर्ट में विटनेसेस गवाही देते हैं तो खाली उनके गवाही के बेसिस पर कोर्ट सच नहीं मान सकता, राइट। बिकॉज इंसान है, इंसान का इंटरप्रिटेशन कुछ झूठ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो वैलिडिटी का यहाँ पे इशू होता है कि एक्यूरेसी नहीं हो सकती डेटा में। एकदम पुअर रिलायबिलिटी ने किस हद तक आपकी डेटा सही है, यानी कि अगर आप वापस रिसर्च करने जाते हो तो क्या सेम डेटा आपको मिलेगी, क्या क्या सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो ये अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा है कि हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम में मैं कहती हूँ कि ये क्लास के स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक है, तो अगर मैं फ्रिक्वेंटली मैथ्स में टेस्ट लेती हूँ, हर बार मुझे सेम रिज़ल्ट मिलते हैं जिसमें दिखाता है कि स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ ना कि हाँ ये लोग वीक है। एक आधा टेस्ट में कोई फेल हो गया तो हम नहीं कह सकते ना कि वो मैथ्स में वीक ही है, ऐसा। तो रिलायबिलिटी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट है जानना। देन विलियम वाइट कहते हैं कि ऑब्जर्वर में डेवलप सिंपैथी फॉर द ग्रुप रिजल्टिंग इन इमोशनल अटैचमेंट। अब मैं काफ़ी टाइम से एक विलेज में रह रही हूँ, यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई हूँ, तो मेरे इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ जाएंगे वो विलेज से। तो फिर रिसर्च क्या होगा, मेरा बायस हो जाएगा। मतलब मैं गई थी एक गैंगस्टर ग्रुप का रिसर्च करने के लिए, बट आई एम इमोशनली अटैच टू दैट ग्रुप नाउ, तो मैं उनका सब अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जर्वर बायस आ जाता है। देन नाइजल फील्डिंग कहते हैं कि ग्रेनिंग ट्रस्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट। अभी कोई ट्राइबल ग्रुप में अगर यू गो फॉर रिसर्च तो वहाँ पे उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, आप कितने टाइम तक एक विलेज में रहोगे, राइट, कितने टाइम तक एक फील्ड में रहोगे, डिपेंड्स अपॉन इंटरप्रेटर्स एबिलिटी। तो ठीक है, जैसे इंटरप्रेटर कैसे उसको डेटा को इंटरप्रेट करता है उसके एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, तो ये सारे लिमिटेशंस है। देन जो दूसरे हमारे जो क्लासिकल फील्ड वर्क जो हमने पढ़े लास्ट इसमें, ठीक है, इवांस प्रिचार्ड थे, देन रेडक्लिफ ब्राउन थे, तो इन सब के वर्क को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है बिकॉज इन्होंने
कॉलोनियल एम्पायर्स में अपनी स्टडी की, जो कॉलोनियल एम्पायर्स जो रूल की जाती थी उन्हीं के देश के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका बायस दिखता है उसमें, ऐसा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। टू एनकाउंटर द वीकनेसेस द रिस्पोंडेंट्स कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ स्कॉलर्स कैन बी ट्रांसलेटेड इन द लोकल लैंग्वेज। तो जो भी हमने पिछले स्लाइड में लिमिटेशंस देखे हैं, तो अगर हमें लिमिटेशंस को ओवरकम करना है तो हम रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर हमें चाहिए कि रिसर्चर अपना बायस ना डाले तो हम उनके रिसर्च वर्क को ट्रांसलेट कर सकते हैं उस लोकल लैंग्वेज में, ताकि जो लोग हैं वो जिन पर रिसर्च की गई है वो भी बता सके ना कि ये रिसर्च राइट की गई है कि नहीं उन पर, ठीक है। देन अदर टाइप्स वही, फर्स्ट हमने देखा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कॉजी पार्टिसिपेंट, यानी कि यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट होना है, इन्वॉल्व होना है आपको पूरे विलेज लाइफ में जो भी है, बट थोड़ा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट शुड बी लेस, कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होना, ताकि आप क्या कर सको, आपके इमोशनल अटैचमेंट ना जुड़े, इसलिए आपको कॉजी पार्टिसिपेंट भी हो सकते हो। एंड दैट सेकेंड थर्ड इज़ नॉन पार्टिसिपेंट, यानी कि आपको बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको बस जाके ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होना, आपको खुद एक विलेजर नहीं बनना है, आपको बस वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना है आपके फील्ड में। सो इट इज़ लाइक ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कि बस बातों को सुनना है। तो लीस्ट बायस होता है और ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो है जैसा है नेचुरली, जैसा वो विलेज काम कर रहा है, आपको बस जाके उसको देखकर आपको आपकी रिपोर्ट बनानी है। तो ये मेथड में ऐसा होता है। तो इसमें लिमिटेशंस ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपकी रिसर्च इनवैलिड भी हो सकती है ना, बिकॉज अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो कुछ चीज़ों को आप मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हो थ्रू योर ऑब्जर्वेशन। तो जब आप बात करोगे विलेज से तभी आपको रियलिटी पता चलेगी, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म भी है। बट हाउएवर मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, लाइक अभी सीसीटीवी कैमराज हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है। तो यही है एथनोग्राफी क्या है। एथनोग्राफी इज़ अ वाइडर टर्म फॉर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क। तो फील्ड स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या एक टाइप का फील्ड स्टडी ही है, राइट, जहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व होते हो, पार्टिसिपेट करते हो पर्टिकुलर कम्युनिटी में और ऑब्जर्व करते हो उनको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।